हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सेक्शन नंबर 105 बीएनएसएस से अपना लेक्चर शुरू करेंगे। सेक्शन नंबर 105 बीएनएसएस टॉक्स अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। It says the process of conducting search of a place or taking possession of any property, article or thing under this chapter or under section 185। जब कोई भी सर्च का प्रोसेस कंडक्ट हो रहा है या किसी पर्टिकुलर चीज को आप अपनी पोजेशन में ले रहे हो, वो ऑफिसर अपनी पोजेशन में ले रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी है, आर्टिकल या कोई भी चीज है इस चैप्टर के अंदर या फिर सेक्शन 185 के अंदर, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट of all things seized in the course of such search and seizure and signing of such list by the witnesses shall be recorded। ये सारी चीजें रिकॉर्ड करी जाएंगी। एक तरीके से होता है ना, फोटो वगैरह खींच ली जाएगी, चाहे वो ऑडियो वीडियो किसी भी तरीके से, चाहे वीडियो बना लो, फोटो खींच लो, कुछ भी आपको करना पड़ेगा। ये मीन्स प्रेफरेबली मोबाइल फोन। प्रेफर किसको किया जाएगा? मोबाइल फोन को किया जाएगा। मतलब आप कोशिश करो कि कैमरा वगैरह नहीं, डीएसएलआर लेकर के जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल फोन से ये सारी चीजें आप करो। एंड पुलिस ऑफिसर शैल विदाउट एनी डिले, बिना किसी डिले के फॉरवर्ड करेगा वो रिकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तीनों में से किसी के भी पास। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 106 टॉक्स अबाउट पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर के पास पावर है, वो कोई सर्टेन प्रॉपर्टी सीज करने की पावर है। क्या है? सबसेक्शन 1 सेज एनी पुलिस ऑफिसर में सीज एनी प्रॉपर्टी विच ही मे बी अलेज्ड और सस्पेक्टेड टू हैव बीन स्टोलन। मतलब उसको लग रहा है कि ये तो उस एलिगेशन लगा हुआ है कि प्रॉपर्टी जो है चोरी की है, या फिर उसको खुद को शक हो रहा है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो चोरी की है, और विच मे बी फाउंड अंडर सर्कमस्टांसेस विच क्रिएट सस्पेशन ऑफ द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस। या फिर वो ऐसे सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं कि शक पैदा हो रहा है कि ये पर्टिकुलर जो चीज है, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किसी ना किसी ऑफेंस के लिए यूज करी गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का मर्डर हुआ है, ये मर्डर वाली बात तो नहीं पता हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन कोई चाकू मिली है, मान लो कोई नाइफ मिली है खून से एकदम लथपथ, तो ये कहीं ना कहीं तो इशारा कर रहा है, एक शक क्रिएट कर रहा है कि कुछ ना कुछ ऑफेंस जरूर इससे हुआ है। तो सबसे पहला सबसेक्शन उसकी बात कर रहा है। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि सच पुलिस ऑफिसर if subordinate to the officer in charge of a police station shall forthwith report the seizure to that officer। अगर कह रहा है वो कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, मतलब थोड़ा सा लोअर रैंक का अगर ऑफिसर है, तो वो ऑफिसर को बताएगा, ठीक है, सीजर के बारे में, कि उसने ऐसा रिपोर्ट वगैरह देगा कि इसने सीज वगैरह किया है। ठीक है, फिर सबसेक्शन 3 सेज एवरी पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर सबसेक्शन 1 में जब वो एक्ट कर रहे हैं इस सबसेक्शन में, shall forthwith report the seizure to the magistrate को रिपोर्ट करेंगे, having jurisdiction, जिनके पास jurisdiction है, and where the property seized is such that it cannot be conveniently transported to the court। और अगर प्रॉपर्टी ऐसी है कि हम उसको मतलब कन्वीनियंटली कोर्ट तक नहीं पहुंचा सकते, मतलब आसानी से हम उसको कोर्ट तक नहीं पहुंचा सकते, और वेयर देयर इज अ डिफिकल्टी इन सिक्योरिंग प्रॉपर अकोमोडेशन फॉर द कस्टडी ऑफ सच प्रॉपर्टी, और या फिर जो है आप थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि हम उसको प्रॉपरली उसको कस्टडी में नहीं ले पा रहे, या और वेयर द कंटिन्यूड रिटेंशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन पुलिस कस्टडी मे नॉट बी कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। या फिर अगर मतलब बहुत देर तक उसको रिटेन करके भी रखना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, मतलब नेसेसरी नहीं है इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए, तो ही मे गिव कस्टडी देयर ऑफ टू एनी पर्सन ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या कर सकता है पुलिस ऑफिसर? कस्टडी दे सकता है किसी दूसरे बंदे को, ठीक है, अंडरटेकिंग टू प्रोड्यूस द प्रॉपर्टी बिफोर द कोर्ट। कहेगा कि तुम जाकर के कोर्ट के पास ये प्रॉपर्टी देकर के आओ, मतलब इसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करो, एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड टू गिव इफेक्ट टू द फर्दर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट एज टू द डिस्पोजल ऑफ द सेम। और फिर आगे जो कोर्ट बोलेगी वैसा करना पड़ेगा। तो इसमें देखो हम लोगों ने 3 बातें पढ़ी। इसमें हम लोगों ने सबसे पहला क्या पढ़ा कि यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो कन्वीनियंटली हम ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, आसानी से हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे कोर्ट तक, हो सकता है भारी हो, कुछ भी हो, इसमें कन्वीनियंटली वो ट्रांसफर नहीं हो पा रही। दूसरी चीज क्या हो रहा है? डिफिकल्टी हो रही है एक कोई प्रॉपर अकोमोडेशन वहां पर सिक्योर करने में, मतलब कोई जगह नहीं मिल पा रही हमें कि हम प्रॉपर्टी की कस्टडी रखेगा, मतलब प्रॉपर्टी कहाँ रखे, हमें उसके लिए कोई अकोमोडेशन, कोई जगह नहीं मिल पा रही। दूसरी बात तो ये हो गई, ठीक है, अकोमोडेशन की बात हुई। तीसरी बात क्या हुई कि कंटिन्यूड रिटेंशन जरूरी ही नहीं है। कंटिन्यूड रिटेंशन मतलब उसको हम अपने पास की पुलिस ऑफिसर अपने पुलिस कस्टडी में रखे ही, ये चीज इतनी जरूरी नहीं है इन्वेस्टिगेशन के पर्पज के लिए। तो तीनों ही केसेस में किसी और को जो है वो कस्टडी दे सकते हैं, ठीक है, ये बात हो गई। फिर उसके बाद प्रोवाइडेड दैट वेयर
द प्रॉपर्टी सीज्ड अंडर सबसेक्शन 1 इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डीके। कोई ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये तो तुरंत खराब हो जाएगी, है ना। एंड इफ द पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज अननोन और एब्सेंट, जो पर्सन उस प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए एंटाइटल्ड है, मतलब उसी की प्रॉपर्टी है, उसका ना पता चल पा रहा है और वो एब्सेंट, एंड द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी इज लेस देन 500 रुपीज, और उस जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 500 रुपए तक की। मान लो जो कोई सेब वेब है, ठीक है, अब सेब भी प्रॉपर्टी में आता है भाई, अब कोई सेब वगैरह है, अब ये तुरंत खराब हो जाएगा, ठीक है। अगर ज्यादा देर तक इसको रखेंगे तो खराब हो जाएगा। मान लो 100 रुपए का था, तो ये 500 से कम है ये प्रॉपर्टी, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो इट में फोर्थविथ बी सोल्ड बाय ऑक्शन अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द एसपी, तो इसको तुरंत से पहले ऑक्शन में सेल कर दिया जाएगा अगर 500 रुपए से कम की। अब ये यहाँ पे अमाउंट इन्होंने मेंशन किया है ना, तो ये अमाउंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कितना अमाउंट से कम होगा कि आप उसका ऑक्शन करा सकते हैं, बिडिंग करा सकते हैं, ठीक है। किसके ऑर्डर्स के अंडर, एसपी के ऑर्डर्स के अंडर, एंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 503 एंड 504 शैल एज नियरली एज मे बी प्रैक्टिकेबल अप्लाई टू द नेट प्रोसीड्स ऑफ सच सेल, ठीक है। 503 504 यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ये तो हुआ हमारा सेक्शन 106। अब हम बात करेंगे सेक्शन 107 पे। दिस इज लेंथीएस्ट सेक्शन अभी के लिए हमारे इस चैप्टर में। कह रहा है अटैचमेंट, फॉरफीचर और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। Subsection 1 says, where a police officer making an investigation has reason to believe that any property is derived or obtained directly or indirectly as a result of criminal activity or the commission from the commission of any offense। कह रहा है जहां पर पुलिस ऑफिसर को जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी ऑब्टेन करी गई है, जो प्रॉपर्टी डिराइव करी गई है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से लाई गई है। जैसे मान लो चोरी करके लाए कि कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है, कोई कमीशन ऑफ ऑफेंस में वो प्रॉपर्टी जो है आ गई है, तो ही में विद द अप्रूवल ऑफ द एसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो चाहे तो सुपरिटेंडेंट का अप्रूवल लेगा या कमिश्नर ऑफ पुलिस का अप्रूवल लेगा, मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट और मजिस्ट्रेट। कोर्ट या मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन देंगे, एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन, जिनका ज्यूरिसडिक्शन है इस मैटर में, जो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, और कमिट फॉर ट्रायल और ट्राई द केस फॉर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कराने के लिए। पहली बात, पहला सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, इफ द कोर्ट और मजिस्ट्रेट हैज रीजंस टू बिलीव, उनके पास वजह है ये बिलीव करने के लिए, वेदर बिफोर और आफ्टर टेकिंग एविडेंस, भले एविडेंस लेने से पहले एविडेंस लेने के बाद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट ऑल और एनी ऑफ सच प्रॉपर्टीज आर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, कि ये मतलब क्राइम के प्रोसीड्स की प्रॉपर्टी है। मान लीजिए कोई नाइफ वगैरह है जिस चीज से मारा गया, या मान लो कोई लाठी वगैरह है जिसको सर्वर पे मारा गया, अगर इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी है, द कोर्ट or the magistrate may issue a notice upon such person calling upon him to show cause within a period of 14 days as to why an order of attachment shall not be made। तो उस बंदे को 14 दिन का टाइम दिया जाएगा, नोटिस इशू किया जाएगा उसके पास, और कहा जाएगा आपके पास 14 दिन का टाइम है, आप शो कॉज नोटिस बताइए, मतलब आप कारण बताइए कि किस वजह से जो है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का अटैचमेंट ना किया जाए, ठीक है। फिर आ जाओ सबसेक्शन 3 पे। सबसेक्शन 3 कह रहा है कि वेयर द नोटिस इशूड टू एनी पर्सन अंडर सबसेक्शन 2 में इन्होंने को नोटिस इशू किया, स्पेसिफाइज एनी प्रॉपर्टी एज बीइंग हेल्ड बाय एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन, कॉपी ऑफ नोटिस शैल आल्सो बी सर्व्ड अपॉन सच अदर पर्सन। ये कह रहा है कि ये स्पेसिफाई क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि कोई दूसरा पर्सन भी इसमें इन्वॉल्व है तो उस पर्सन को भी नोटिस दिया जाएगा, इतनी सी बात है। फिर उसके बाद सबसेक्शन 4 says the court or magistrate after considering the explanation if any to the show cause notice issued under subsection 2, उसने बता दिया कारण कि मतलब क्यों जो है ये प्रॉपर्टी अटैच न करी जाए, and the material fact available before such court or magistrate and after giving reasonable opportunity of being heard to such person or persons। मतलब सारी चीजें देखने के बाद, सारे मटेरियल फैक्ट्स देखने के बाद उनको जो है भाई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देना पड़ेगा, नेशनल जस्टिस का फिनोमेना सुनना पड़ेगा उन्हें, मे पास एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट, चाहे तो अटैचमेंट का ऑर्डर पास कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज प्रॉपर्टीज व्हिच आर फाउंड टू बी द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोवाइडेड,
इफ सच पर्सन डज नॉट अपेयर बिफोर द कोर्ट और द मजिस्ट्रेट, अगर वो पर्सन अपेयर नहीं होता है और रिप्रेजेंट हिज केस बिफोर द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 14 days स्पेसिफाइड, द कोर्ट और मजिस्ट्रेट में प्रोसीड टू पास एन एक्स पार्टे ऑर्डर। अगर सीपीसी पढ़ा है तो एक्स पार्टे ऑर्डर बिल्कुल पता होगा, नहीं पढ़ा है तो एक्स पार्टे ऑर्डर कुछ नहीं होता। एक्स पार्टे ऑर्डर सिर्फ इतना होता है कि जिसके अगेंस्ट केस किया गया है, जिसके अगेंस्ट केस किया गया है, अगर वो बंदा प्रेजेंट नहीं होता है कोर्ट में तो एक्स पार्टे डिक्री पास कर दी जाती है। यहाँ पर क्योंकि हम ऑर्डर की बात करें तो आप ऐसे समझिए कि एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर दिया जाता है कि तुम नहीं आए हो तो तुम्हारे लिए कोर्ट नहीं बैठा रहेगा। तो ये वही कह रहा है कि वो अपेयर ही नहीं हुआ तो कोर्ट बैठा थोड़ा ना रहेगा, कोर्ट फिर जो है एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर देगा। सबसेक्शन 5 सेज नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में क्या लिखा है उसको भूल जाओ। Subsection 5 ने कहा, if the court or the magistrate is of the opinion that the issuance of notice under the said subsection would defeat the object of attachment or seizure, the court or magistrate may, by an interim order passed ex parte, direct attachment or seizure of such property, and such order shall remain in force till an order under subsection 6 is passed। इन्होंने कहा सबसेक्शन 2 में कुछ भी लिखा है आप उसे भूल जाइए। अगर कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि नोटिस इशू करने से ये जो अटैचमेंट का या जो सीज करने का जो ऑब्जेक्ट है, जो एम है, वो डिफीट हो जाएगा, ठीक है। सो कोर्ट या मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, एक इंटरिम ऑर्डर पास कर सकते हैं एक्स पार्टे का कि डायरेक्ट जो है अटैचमेंट या सीजर हो जाए प्रॉपर्टी का। मतलब उसको टाइम भी नहीं देंगे, 14 दिन का टाइम भी नहीं देंगे। अगर उन्हें लग रहा है कि मतलब डिफीट हो जाएगा, ये सारे प्रोविजंस डिफीट हो जाएंगे अटैचमेंट और सीजर के, तो उस बंदे को टाइम भी नहीं देंगे, ऐसे ही एक्स पार्टे डायरेक्ट अटैचमेंट और सीजर जो है पास कर दिया जाएगा। अब ये इंटरिम क्या होता है, इंटरिम का मतलब होता है प्रोसीडिंग्स के बीच में जब कोई ऑर्डर आता है। तो ये इंटरिम ऑर्डर इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रोसीडिंग के बीच में आया भाई। अगर हम जनरल प्रोसीडिंग देखें तो जनरल क्या है कि 14 दिन का टाइम आपको देना है शो कॉज नोटिस बताने के लिए, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप ये बीच प्रोसीडिंग के बीच में ही तो आप ये ऑर्डर पास कर रहे हो, तो इसलिए हम इसको इंटरिम ऑर्डर कह रहे हैं, ठीक है। एंड सच ऑर्डर शैल रिमेन इन फोर्स टिल एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 6 इज पास। इन्होंने कहा ये ऑर्डर तब तक फोर्स में रहेगा जब तक कि सबसेक्शन 6 का ऑर्डर पास नहीं हो जाता। अब सबसेक्शन 6 में क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि इफ द कोर्ट और मजिस्ट्रेट फाइंड्स द अटैच्ड और सीज्ड प्रॉपर्टीज टू बी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अगर मजिस्ट्रेट को या कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो अटैच्ड और सीज्ड प्रॉपर्टीज है ये वाकई में प्रोसीड्स हैं क्राइम की, द कोर्ट और मजिस्ट्रेट शैल by order direct the district magistrate to ratably distribute such proceeds of crime to the person who are affected of such crime। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मजिस्ट्रेट कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे मजिस्ट्रेट सीधा ये कहेंगे, डायरेक्ट करेंगे कि इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि इसको जो है रेटेबली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए उन व्यक्तियों के बीच में जो इफेक्ट हुए हैं उस क्राइम से, मतलब जो विक्टिम्स हैं बेसिकली, उनको दे दी जाए ये प्रॉपर्टी। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का सिंपल सा मतलब है, वो तो सिर्फ मैंने ऐसे ही एग्जांपल में आपको बताया था कि जो भी चीजें मिलती हैं। यहाँ पर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कोई मनी भी हो सकता है ना, कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कोई थेफ्ट हुआ है, ठीक है, थेफ्ट तो क्राइम ही है। उसको जो है आप चोरी करके किसी का कुछ पैसा वगैरह अगर लेकर के आए हैं और अगर शो कॉज नोटिस वगैरह नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो इसको रेटेबली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उन लोगों के पास जो इफेक्ट हुए हैं सच क्राइम से। भाई कौन इफेक्ट हुआ, जिसके घर से पैसा चोरी होकर के आया वही तो इफेक्ट हुआ होगा। तो बात सिर्फ उतनी सी है कि उन सबके बीच में रेटेबली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद सबसेक्शन 7 देखो, ऑन रिसीट ऑफ एन ऑर्डर पास्ड अंडर सबसेक्शन 6 द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल within a period of 60 days distribute the proceeds of crime either by himself or authorize any other officer subordinate। तो उन्होंने कहा 60 दिन के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास टाइम है, 60 दिन के अंदर अंदर वो जो है प्रोसीड ऑफ क्राइम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर सबसेक्शन 8 क्या कह रहा है, सबसेक्शन 8 कह रहा है कि इफ देयर आर नो क्लेमेंट्स टू रिसीव चेक। अब मान लो कोई क्लेमेंट की कोई क्लेम ही नहीं है, कोई कहेंगे ना कि मेरा पैसा है ना। अगर कोई ऐसा कोई है और नो क्लेमेंट इज एसेटेनेबल, और या फिर हम पता ही नहीं लगा पा रहे कि ये किसका पैसा है, किसके घर से चोरी किया गया, यही सब पता नहीं लग पा रहा है, और देयर इज एनी सरप्लस आफ्टर सेटिस्फाइंग द क्लेमेंट्स। या फिर मान लो कि 50 लाख रुपए बरामद हुए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में, ठीक। अब 40 लाख रुपए तो बांट दिए सारे क्लेमेंट्स में, 10 लाख रुपए अभी भी बच रहे हैं, तो ये 10 लाख जो है ये सरप्लस है ना। ये जो देखो बात को समझना मेरी एक बार फिर से कि
50 लाख रुपए मान लीजिए बरामद हुए, 40 लाख रुपए तो बांट दिए सारे क्लेमेंट्स के बीच में, लेकिन अभी भी 10 लाख रुपए बच रहे हैं। तो ये जो 10 लाख रुपए है ये सरप्लस है, ज्यादा है ये, ठीक है, जितना हमें देना था उससे ज्यादा है। तो वही कह रहा है कि अगर सरप्लस कुछ बच रहा है सेटिस्फाई क्लेमेंट्स को सेटिस्फाई करने के बाद भी, तो सच प्रोसीड्स और क्राइम शैल स्टैंड फोरफीटेड टू द गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी फिर, ठीक है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी। बस इतनी सी बात है यहाँ पर। सो आई होप आप लोगों को ये तीनों सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।